गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 कृषि एग्रीकल्चर का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है भारत की अखाद्य फसलें। आज हम लोग भारत की अखाद्य फसलें, जिसको आम तौर पर आप नकदी फसलें कहते हैं, कैश क्रॉप भी कहते हैं, इसके बारे में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों, आज की अखाद्य फसलों में सबसे पहला है रबर। रबर वास्तव में एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्रों का पौधा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह उष्णकटिबंधों के साथ साथ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ उगाया जाएगा जहाँ पर कि कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो। तो आप ध्यान दीजिए कि भारत में जो रबड़ के उत्पादक राज्य हैं वे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियाँ। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्षेत्र अधिक वर्षा वाले हैं जहाँ पर कि इस फसल को उगाया जाता है। और इस फसल के लिए जो भौगोलिक दशाओं में एक तो हो गया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और दूसरा हो गया कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, यानी इससे अधिक ही तापमान होना चाहिए, तब इस फसल को उगाया जा सकता है। रबड़ के बाद बारी आती है जो रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलों में 4 फसलों के बारे में आप पढ़ेंगे: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। तो प्राकृतिक रेशम को छोड़ करके जो 3 फसलें हैं, कपास, जूट और सन, इन तीनों को मिट्टी में उगाया जाता है। और जो चौथा है रेशम, यानी प्राकृतिक रेशम, उसको कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है। अब पहले हम लोग देखते हैं कपास। तो भारत को कपास के मूल पौधे, मतलब मूल स्थान के नाम पर जाना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि कपास भारत का ही मूल पौधा है। और सूती कपड़ा उद्योग में यह एक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। वैसे तो जो खाद्य फसलें हैं, ये लगभग सभी फसलें इसमें उद्योगों में कच्चे माल के ही रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि रबड़ के बारे में आपने पढ़ा, तो रबड़ भी उद्योगों के लिए कच्चा माल ही होता है। उसी तरह से कपास भी उद्योगों के लिए एक कच्चा माल है। तो सूती कपड़ा उद्योग, अब जैसे कि टायर ट्यूब का उद्योग है तो उसमें रबड़ कच्चे माल के रूप में होगा, और सूती कपड़े के लिए कपास जो है कच्चे माल के रूप में होगा। तो कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। ये बच्चों आपके किताब में लिखा हुआ है, ये इसका तृतीय स्थान है। लेकिन ध्यान रहे कि 2019 के आंकड़े कहते हैं कि भारत विश्व में नंबर 1 था 2019 में, यानी कपास के उत्पादन में भारत का पहला स्थान 2019 के आंकड़े के अनुसार है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और तीसरे स्थान पर चीन है। अब इसके बाद आप देखिए कि कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए। तो इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, हल्की वर्षा या सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। और यह एक खरीफ फसल है, यह भी आपको अपने संज्ञान में रखना है। एक कपास की कृषि का ये चित्र है। देखिए आप कपास के पौधों को, ये कपास के डोडे जो है वो सफ़ेद सफ़ेद फूले हुए हैं। और इस फसल को तैयार होने में
6 से 8 महीने तक लग जाते हैं। और कपास ज़्यादातर काली मिट्टी में पैदा होती है। तो जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब प्रदेशों में कहीं न कहीं जो है कम या ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्रों में भी इसको पैदा किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जूट। तो जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसको हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ आए और वहां पर नई जलोढ़क का निक्षेपण होता रहे, वो ऐसे क्षेत्रों में यह फसल उगाई जाती है। और इसके बढ़ने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि जब जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है वह जूट उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन जब बांग्लादेश भारत से अलग हो गया तो जूट उत्पादक जो क्षेत्र थे, भूभाग थे, वो अधिकतर जो है बांग्लादेश में चले गए। और जो जूट की फैक्ट्रियां थीं वो आपके देश में हुगली नदी के किनारे किनारे पाई जाती हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में जूट का उत्पादन ही नहीं होता है। अधिकांश क्षेत्र बेशक बांग्लादेश में चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके भी देश में जूट का उत्पादन होता है। लेकिन जो जूट है उद्योग है, उसको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है आज के समय में। जैसे इसकी उच्च लागत के कारण, इसकी लागत जो उच्च होती है, इसको पैदा करना और इससे जो है तमाम चीज़ें बनाना, और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर जो नायलॉन की कीमत कम हो गई है, इसके कारण से इसकी बाज़ार में मांग भी कम हो गई है। तो इसका जो सस्ता विकल्प मार्केट में उपलब्ध हो गया है, इसके कारण इसकी डिमांड कम हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और आप देखिए कि कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की बात, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हजारों वर्षों से यहाँ पर खेती की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों या परिवर्तनों के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है, अवरुद्ध हो गया। और इसकी जो है कि जो गति है वो मंद हो गई, यानी कृषि का विकास जो धीमा पड़ गया। हालांकि हमारे देश में सिंचाई के साधनों का भी विकास किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के विकास के लिए जो है कि तमाम नीतियां बनाई गईं, लेकिन इसके बावजूद भी इन चीज़ों का जो असर है वो देश के कुछ ही हिस्सों में देखने को मिलता है। और आज भी किसान जो है, सिंचाई के साधनों का विकास तो हो गया, लेकिन आज भी देश के बहुत सारे किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक चिंतापूर्ण विषय है, चुनौती है कि हम इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण कैसे कर सकते हैं। तो 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता अब महसूस की जाने लगी है। तो जो
इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जो संस्थागत सुधार हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही देश में जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ये करने का काम किया गया। और ये जो चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, यह जो है कि कृषि के लिए संस्थागत सुधार कहे जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहे जाएंगे। और पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भूमि सुधार एक मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण और परिवार के आकार में वृद्धि के कारण भूमि टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके चकबंदी के द्वारा उसको और अधिक उन्नत बनाना उद्देश्य रखा गया, क्योंकि खेत छोटे होंगे तो उसमें जो है कि कृषि कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो खेतों को जो है बड़ा करना, ताकि किसान जो है, अब एक किसान की ज़मीन जो है कि एक जगह है, फिर दूसरी जगह है, दूर दूर फैली हुई है, छोटे छोटे खेत हैं, तो वो कृषि अच्छे से नहीं कर पाएगा। और वही सारी ज़मीन उसकी एक जगह पर हो जाएगी तो वह अच्छे से खेती कर सकता है। तो इसीलिए जो है चकबंदी की गई। भूमि सुधारों के लिए बहुत सारे कानून भी बने, लेकिन इन सुधारों में थोड़ी ढील दी गई, उतनी कड़ाई से इसको लागू नहीं किया गया, इसलिए उसका अपेक्षित परिणाम उम्मीद से कम ही निकला। अब 1960 से 70 के दशकों में देखिए कि भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। जो प्रौद्योगिकी सुधार की बात है, टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म हैं उसकी बात, तो पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति जो है खास तौर पर गेहूं के उत्पादन से और कृषि के उत्पादन से है, और जो श्वेत क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड है, वह जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो यह जो है कि सरकार ने तय किया, मतलब पैकेज टेक्नोलॉजी के तहत, कि हम हरित क्रांति के द्वारा जो है देश में उत्पादन को बढ़ाएंगे, खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ श्वेत क्रांति के द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएंगे, जिससे बहुत सारे लक्ष्यों की एक साथ प्राप्ति हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन से आप समझ सकते हैं कि किसान की आय में वृद्धि होगी, और साथ साथ जो है उसके कृषि कार्य में भी सहयोग मिलेगा। तो यह सब्स्टिट्यूट के रूप में था। लेकिन इन दोनों क्रांतियों का प्रभाव तो हुआ, लेकिन भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में हुआ, जहाँ पर कि गेहूँ फसलें पैदा की जा सकती हैं, उन क्षेत्रों में हुआ। इसका फायदा जो है बड़े किसानों को हुआ, जिनके पास ज़मीन है। भूमिहीन किसान इससे वंचित रह गए। तो अब 1980 और 90 के दशकों में देखिए एक और सुधार, इसमें व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो दोनों तरह के सुधारों पर आधारित था, संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। और इसमें क्या किया गया, इसमें जो है कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया। यानी कि यदि किसान की फसल सूखे के कारण से, बाढ़ के, चक्रवात के या अन्य तरह के रोग लग जाने के कारण यदि खराब होती है, तो किसानों को उस बीमे का फ़ायदा दिया जाएगा, उस फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। और दूसरा देखिए, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। क्योंकि आपको बच्चों पता है कि भारतीय किसान पहले साहूकारों, महाजनों से कर्ज लेकर अपनी खेती करता था, जिसके कारण से जो है उसको भारी जो है कि इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था, कर्ज का ब्याज चुकाना पड़ता था, तो हमेशा कर्ज में ही डूबा रहता था। हालांकि सारे किसानों के लिए यह बात लागू नहीं होती है, जो मध्यम और गरीब किसान हैं उनके लिए है, लेकिन उनकी संख्या जो है आपके देश में ज़्यादा है।
तो बहुसंख्यक जो किसान हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं, जो कि किसी तरह से एन केन प्रकार खेती करते हैं, उनके लिए सारे सुधार जो है काफ़ी लाभदायक साबित हो रहे हैं। इसके साथ जो है किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने एक और व्यवस्था की कि किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। तो किसान क्रेडिट कार्ड आपके भी घर में बहुत सारे लोग बनवाए होंगे। इसमें बहुत ही कम ब्याज पर जो है बैंक ऋण देता है एक निश्चित अवधि के लिए, एक फसल के लिए, और किसान आसानी से अपनी फसलों को उगा सकता है और वापस बैंक का पैसा दे सकता है। इसके अलावा और भी जो है थोड़ा देखिए कुछ कदम, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारियाँ भी दी जाती हैं। कृषि कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं, किसानों को शिक्षित करने का काम भी किया जाता है। और अंत में एक और आप सुधार देखिए कि जो बिचौलिए और दलाल हैं, जो कि किसानों के उत्पादन को बहुत कम पैसे में खरीद कर ज़्यादा पैसे में बेचने वाले लोग हैं, उनसे बचने के लिए सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया। और इसका मतलब यह है कि उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम सहायता मूल्य जो कि सरकार ने घोषित किया है एक फसली वर्ष में, उस पर जो है उसी दाम पर वो किसानों का अनाज या उत्पादन खरीदेगी। तो निश्चित तौर पर जो है किसान दलालों व बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। बच्चों एक इसमें भूदान और ग्रामदान भी है, इसको भी आप समझ लीजिए साथ साथ, ये दिया गया है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही थे, और महात्मा गांधी ने उनको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। तो उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में भी काफ़ी गहरी आस्था थी। तो गांधी जी की शहादत के बाद, जब गांधी जी की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने गांधी जी के संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। और एक बार की बात है कि जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ ज़मीनें मांगी। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन उनको इतना आश्वासन जरूर दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवा सकते हैं। तो अचानक जो है श्री रामचंद्र रेड्डी, एक ज़मींदार, काफ़ी उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। तो इसे जो है भूदान के नाम से जाना गया, भूदान, ज़मीन का दान। और बाद में विनोबा भावे ने पूरे देश की और भी यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे देश में फैलाया। तो कुछ ज़मींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। तो इसे जो है ग्रामदान कहा गया। तो दो शब्द हो गया, भूदान और ग्रामदान। लेकिन कुछ ज़मींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से, जो लैंड सीलिंग पॉलिसी थी गवर्नमेंट की कि किसी व्यक्ति के पास इससे अधिक भूमि नहीं हो सकती है, एक सीमा से अधिक जो है ज़मीन नहीं हो सकती है, तो इस नीति के कारण यानी कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान कर दिया। तो विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया जाता है। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, रोजगार और उत्पादन में योगदान, यह जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।